अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हिंदी दैनिक अमृत विचार कार्यालय में महिला सशक्तिकरण पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि इस मुद्दे पर शिद्दत से सोचना चाहिए कि महिलाएं क्या करें जिससे वह सशक्त हो सके। परिचर्चा में शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी, रंगकर्मी, योग प्रशिक्षक, आत्मरक्षा प्रशिक्षक, फैशन डिजाइनर से लेकर कोरियोग्राफी सिखाने वाली महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान परिचर्चा में लखनऊ संस्करण के एडिटोरियल इंचार्ज अनिल त्रिगुणायत ने भी सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस परिचर्चा में उपस्थित महिलाओं ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे बीच कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, कुछ चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, तो कुछ व्यापार के क्षेत्र से जुड़ी हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इन महिलाओं से जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण का असली मायने क्या है। साथ ही साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आखिर किस तरह से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। और जो महिलाएँ हैं जो चाह के भी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं या फिर जो निकली हैं, उनको किस तरीके से वो जो है उनके लिए एक प्रेरणा है और किस तरीके से उनको जागरूक करना चाहेंगी कि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, नाम कमाएं। मैं प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, प्रिंसिपल एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। मैं उसकी प्राचार्य हूँ। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आप एक प्रिंसिपल हैं, आपके अंडर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे टीच करती हैं, कैसे जो स्पेशली जो बच्चियाँ हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनको कैसे ये सिखाती हैं कि वो कैसे अपनी सुरक्षा करें और कैसे जो उनको चाहिए इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ कैसे आगे बढ़ें। देखिए, हमारा गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है। 3000 लड़कियाँ हमारे कॉलेज में पढ़ती हैं जो कि BA, BCom, MA इन क्लासेस की हैं। महिला सशक्तिकरण सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। जो चुनौतियाँ लड़कियों की होती हैं वो सब अल्टीमेटली हमारे पास आती हैं। और इस फील्ड में मैं समझती हूँ कि अभी और काम करना बाकी है। अवेयरनेस ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, और जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आप इस मुकाम पर आई हैं, सबसे इसमें सपोर्टिव कौन रहा है आपके लिए? जी, मेरी 28 साल की सर्विस है और मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबका सपोर्ट नहीं होता, समाज का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ यहाँ पर नहीं पहुँच सकती थी। मेरा नाम डॉक्टर क्षत्रिय शुक्ला है। मैं नाविक डिग्री कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट की फैकल्टी हूँ। साथ ही साथ मैं एथलीट हूँ, मैराथनर हूँ, बहुत सारे NGOs से जुड़ी हुई हूँ एंड योगा प्रैक्टिशनर हूँ। मैं यही सब करती हूँ। आप एक टीचर हैं, तो जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको कैसे टीच करती हैं कि वो अपने जो चाहती हैं, जिस मुकाम पे चाहती हैं, वो वहाँ पहुँचे और सुरक्षा के साथ पहुँचे? देखिए, बहुत हम लोगों ने भी अपने माँ बाप से सुना है और यही चीज़ मैं आगे कन्वे करना चाहती हूँ कि बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको नहीं बहकना है, ये आपको याद रखना है। गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियां हैं, जैसी सोसाइटी आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा यू कैन से डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस में आपको अपना प्रायोरिटी चार्ट सेट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, कि आज के 5-6 साल बाद जब आप खड़े हैं तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी कि जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमें सीधे फोकस रहना है। जैसे अर्जुन ने देखा था मछली की आँख में, वैसे ही अपने फ्यूचर को, अपने गोल को हम लोग को सेट करना है और वैसे ही देखना है और वैसे ही आगे बढ़ते जाना। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, सोसाइटी है, 10 तरीके के आएंगे, यंग एज है, सब तरीके के आते हैं, लेकिन हमें नहीं बहकना है। हम किस परिवेश से आ रहे हैं, हमें ये कतई नहीं भूलना है। आप एक हाउसवाइफ भी हैं और एक प्रोफेशनल टीचर भी हैं, तो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं? घर का भी काम करना, फिर बाहर का काम करना। मैम, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, बिना फैमिली के सपोर्ट के नहीं पॉसिबल होता है। नॉर्मल दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू होती है, जिसमें कि सबसे पहले मेरा पर्सनल रनिंग एंड जितनी मैराथन्स की प्रैक्टिस होती वो होता है। देन नहा धो के पूजा करके कॉलेज भागना है, खाना पीना बना करके। हाँ, थक बिल्कुल चूर हो जाते हैं, लेकिन यही रहता है कि अगर इन सब में अपनी आइडेंटिटी खो दी तो आज खो दी तो फिर इसके बाद अब समय नहीं आएगा बनाने का। तो एक मेंटल ग्रिट है, एक मेंटल स्ट्रेंथ है, जिसको आगे रोज़ लगाते जाते हैं कि करना है, कर लेंगे, आज का ज़्यादा है, कल थोड़ा और काम कम हो जाए। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ आपके प्रतिष्ठित अखबार के इस पैनल से कि जो यहाँ पर बैठी हैं वो तो सुन ही लें इस बात को
कि मर्द को दर्द होता है, और अगर हम ऐसा काम करते हैं कि जिससे हमारे जो एक निर्दोष व्यक्ति है या परिवार टूट रहा है या बुज़ुर्ग उससे प्रताड़ित हैं या परेशान हैं या छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, तो इस तरह के कानूनों को हमें नहीं मिसयूज़ करना चाहिए। ये जितनी भी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं या टोल फ्री नहीं है, 1090 है, 181 है, जितनी भी हेल्पलाइंस स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनी है, कम से कम उसका मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि हम इन पैनल्स पर बैठ करके उन झूठी शिकायतों का निस्तारण करते हैं। हमें सरकार के द्वारा चुना गया है कि इतनी झूठी शिकायतें होती हैं कि हम लोग पूरा दिन पूरा महीना निकल जाता है उन शिकायतों को निस्तारण करने का। जैसे ही वो चीज़ साक्ष्य पे आती कि भाई इसकी गवाही लाओ, इसकी घटना की वो लाओ, तो लड़की गायब हो जाती है। तो मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से इस महिला दिवस पर यह कहना चाहती हूँ कि एक बूढ़ी माँ भी महिला है, उसको भी सशक्तिकरण करना है हमें। एक ननद भी सशक्तिकरण चाहती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही होती है। लेकिन अगर कोई स्त्री दुष्ट इरादों के साथ कहीं पर शिकायत करती है पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, तो पूरा प्रशासन, पूरी न्यायपालिका, पूरा पुलिस प्रशासन कंफ्यूज हो जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है उस औरत को काट करने की, क्योंकि अगर हम डीजीपी द्वारा चयनित जो मेरी एक मैं वरिष्ठ जन जो पूरा पैनल बना हुआ है मध्यस्थता प्रकोष्ठ का, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मैं इस समय मुख्य सलाहकार हूँ, जहाँ हम बुज़ुर्गों की समस्याएं देखते हैं। हर दिन इतनी कॉल्स हैं हमारे पास कि मुझे मेरी बहू प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसी बहुएं आती कहाँ से? हमारे आपके लोगों के बीच में ऐसे लोग नहीं हैं। तो जो हैं उनको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, सोशली बाइकआउट करना चाहिए। और जब शादियां होती हैं तो उस समय हमें गुलाबी चश्मा लगा करके शादी को, अगर कोई चीज़ गलत पता लग रही लड़का लड़की के बारे में, तो उसका हमें शादी का रिश्ता तोड़ देना चाहिए। हमें 2005 में, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है कि महिलाओं की सुरक्षा में बने जो कानून हैं उनका इस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है कि आज ये कानूनी आतंकवाद के रूप में भारत में घर घर में व्याप्त हो गया है। तो आप आसपास देखें, सोचें, समझें कि शादी का कार्ड हमने बुज़ुर्गों को देना होता है, ना कि थानेदार को, ना जज साहब को कि सर आप मेरी शादी में आइएगा। तो जब झगड़ा होता है तो हम क्यों जाते हैं पुलिस या थाने या कचहरी में? हम क्यों नहीं अपनी बुआ को, अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपनी नेहा को, जो छोटी बहन के रूप में, हम वो झगड़े वहाँ क्यों नहीं लेके जा सकते? तो कृपया इनको लेके चलें। हमारे आसपास जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे घर के झगड़ों को ख़त्म कराएं। कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें। मैं एक प्री एंड पोस्ट सर्टिफाइड मैरिज काउंसलर हूँ। आप हमसे बात करिए। मेरा टोल फ्री नंबर है 180018000060। आप गूगल पे मेरा नाम टाइप करेंगे, डॉक्टर इंदु सुभाष। परिवार संरक्षण आयोग के लिए मैं काम कर रही हूँ। ना महिला आयोग हो, ना पुरुष आयोग हो, एक ऐसा आयोग हो जहाँ माँ बाप के साथ साथ एक बहू की भी सुनी जाए, एक बेटी की भी सुनी जाए, और एक ऐसी बूढ़ी नानी की सुनी जाए जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक झूठा आरोप किसी 26 साल की लड़की ने लगा दिया कि इसने मुझे घर में पीटा। 84 साल की औरत कोई 26 साल की औरत को कैसे मार सकती है? कोई मुझे बताए इस चीज़ को। तो कृपया मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अधिकारों का मिसयूज़ मत करिए। अगर हम कर्तव्य परायण हैं तो हमें हमारे अधिकार स्वतः मिल जाते हैं, ये बिल्कुल 100% बात है। मेहनत करते चलिए, शिक्षित होइए और अपने संसाधनों का दुरुपयोग मत करिए, वरना जो वास्तव में व्यक्ति, जिसको वास्तव में ज़रूरत है किसी कानून की, किसी पुलिस हेल्पलाइन की या मशीनरी की जो न्यायपालिका है, वहाँ पर उस पर विश्वास लोगों का हट जाए। सारे दिन मैं कोर्ट के अंदर होती हूँ, सारी फाइलें फेंक दी जाती हैं कि भाई झूठी फाइलें हटाओ इसको यहाँ से। तो जो वास्तव में लड़की प्रताड़ित है उसकी शिकायत को कौन सुने? तो कृपया उस लड़की के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसी लड़कियों का डिस्कार्ड करें जो झूठी FIRs करती हों, जिनको आपको पता हो कि नहीं ऐसा तो नहीं था, ये चीज़ गलत बोल रही है लड़की। तो इसके लिए हिम्मत लाइए। थैंक यू सो मच। अमृत विचार ने एक संगोष्ठी रखी है महिला सशक्तिकरण पे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं महिला सशक्तिकरण को दो तरह से देखती हूँ। पहला ये कि निर्भया के अपराधियों को सूली पर चढ़ाने के लिए अगर 7 साल का समय लगता है तो कहाँ है सशक्तिकरण? जब प्रियंका रेड्डी के अपराधियों को पुलिस तो सज़ा देती है, परंतु कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर एक सवाल उठता है, तब लगता है कि कहाँ है सशक्तिकरण? एक अजन्मी बच्ची कोख में अपनी माँ से दान मांगती है अपने खुद को जन्म देने के लिए, तो लगता है कि कहाँ है सशक्तिकरण? तब वह महिला सशक्तिकरण के लिए सोचती है कि मैं कैसे जन्म लूँ। ये एक बड़ी समस्या है जिसे कोख में मार दिया जाता है। एक सुदूर बैठी किसान की बेटी सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है कि उसके भाई को पढ़ना होता है, वो अपने पिता के साथ किसानी और खेती करने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर जब मैं ये देखती हूँ कि
हमारे ही देश की बेटी मान्या सिंह मिस इंडिया रनर के रूप में खिताब पाती हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है। हिना दास द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है तो मुझे बहुत गर्व होता है। पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप जीतती हैं, मुझे बहुत गर्व होता है बैडमिंटनशिप में। देश की वित्त मंत्री के पद पर पहली बार कोई महिला विराजमान होती है तब लगता है कि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण सच में परिपूर्ण हो गया है। जब भावना कांत पहली फाइटर प्लेन उड़ाती है तब लगता है कि हाँ, अब सशक्तिकरण आ गया है। और भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस परेड की पहली लीड महिला होती हैं तब लगता है कि हाँ, अब सशक्तिकरण हो गया है। मुझे उन महिलाओं पर गर्व होता है जो महिलाएं घर के साथ साथ अपना समाज देख रही हैं, अपने कार्यों को देख रही हैं, अपने व्यापार को देख रही हैं। मुझे लगता है कि हाँ, सशक्तिकरण हो गया है। मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था को थोड़ा सा और सोचना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, जो सही न्याय है वो होना चाहिए। बलात्कार के रेप में बहुत समय लग जाता है। महिलाओं से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि वो बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल नहीं फील कर पाती हैं और वहाँ पर वो केस हार जाती हैं या बहुत समय लग जाता है। आपके चैनल के माध्यम से, आपकी प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं देश के सभी लोगों से ये गुहार लगाती हूँ कि कृपया सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में अपना पूरा सहयोग दें। महिलाओं से ये निवेदन है कि जैसे हमारी डॉक्टर इंदु सुभाष जी ने अभी बताया कि कहीं ना कहीं हम लोग भी दुरुपयोग कर रहे हैं कानून का, तो महिलाओं से ये रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि हमेशा वो ऐसा काम करें जिससे कि महिला एक भी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य से काम लें। एक बात हम लोगों के पास और हमें सुनने में आती है, चूँकि मैं समाज में रहती हूँ, तो सुनने में ये आता है कि महिला हमेशा पुरुष के पीछे चलती है, 2 कदम पीछे चलती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हाँ, मैं ये मानती हूँ कि एक महिला पुरुष के 2 कदम पीछे चलती है, इसलिए कि जो हमारे आगे मेरे पिता चल रहे हैं, मेरे भाई चल रहे हैं, मेरे पुत्र चल रहे हैं, वो कभी भी कहीं भी डगमगाएंगे तो उसको पीछे थामने के लिए एक महिला शक्ति खड़ी हुई है। इसलिए हम लोग पीछे रहते हैं और पीछे रहने पर हमें गर्व है। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस गोष्ठी का आयोजन किया। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तर प्रदेश की क्या, भारत क्या, विश्व की समस्त महिला को मैं बधाई दे रही हूँ। और यहाँ पर उपस्थित अमृत विचार के इस भवन में हमारे कई विभाग से जो सम्मानित यहाँ पर महिलाएं, बहनें उपस्थित हुई हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन मनाने की आवश्यकता नहीं है कि एक दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इसको मना लें। यह दिन प्रतिदिन मनाने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, उसी तरह हमें ये दिवस प्रतिदिन मनाना है। एक दिन से तो हम मजबूत नहीं हो जाएंगे न, हमें जीवन भर, जब तक जीवन है तब तक आपको इसको मनाते रहना है। क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। माता सावित्रीबाई की देन है कि आज महिलाएं कितने कष्ट से निकलकर उन्होंने महिलाओं को जो सम्मान दिया, जो जगह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज हम मना रहे हैं। महिला प्रधानमंत्री बन गई, महिला राष्ट्रपति बनी, महिला राज्यपाल बनी, 2 महिला लोकसभा की स्पीकर बनी, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, प्रोफेसर बनी, न जाने कितनी महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच गई। आप आज के समय में देखिए, एक महिला हमारे बीच ऐसी भी बेटी रही जो बिना दोनों पैरों के एवरेस्ट फतेह कर गई। तो आपको एक अपने अंदर जो भावना है, जो विचार है, उसको जागृत करने की ज़रूरत है, उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है कि हम समाज में कैसे अपने आप को प्रेजेंस करें, कैसे भावनाओं को बदले, कैसे विचारों को बदले। यहाँ लड़ाई महिला पुरुष की नहीं है। यहाँ देखिए, जगह बदलने की आवश्यकता वो है कि हम अपने बेटे को जब शिक्षा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जब वो डर गया, अरे तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम लड़के हो। हम बोलते हैं ना बच्चे को, तुम्हें रोना नहीं चाहिए क्योंकि तुम लड़के हो। तो ये डेवलपमेंट कौन देता है? हम देते हैं। हम अपने बच्चे को ऐसा डेवलपमेंट क्यों देते हैं? सबसे ज़रूरी है इस चीज़ को बदले, हम अपने बेटे को बदले, अपने भाई को बदले, अपने परिवार को बदले। ऑटोमेटिक समाज बदलेगा। जब हम इस परवरिश को बदलेंगे तो हमारी बेटी भी इस चीज़ को देखेगी, समझेगी। और बेटियों को शिक्षा देते समय ये आप ज़रूर उनको प्रबल बनाइए
कि समाज किस दिशा में चल रहा है, कहाँ आवश्यकता है, कहाँ नहीं। आधी आबादी आपकी है, आप देख रहे हैं विश्व में आधी आबादी है, लेकिन आप बताइए कि आपको जगह कहाँ है। 1 से 2% आपको रख दिया जाता है, बाकी जगह पुरुष नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसी इन भावनाओं को बदलिए। आप आरक्षित पदों पे आप क्यों हैं, क्यों नहीं 50% का अधिकार हमें दिया जाता। जब बदलेगा समाज तब बदलेगा। आज हम विश्व गुरु बनाने के लिए देश के लिए समर्पित हैं कि हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना भी मिशन शक्ति चल रही है। प्रधानमंत्री जी की हमारी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जल संचयन अभियान अभी चल रहा है। आवश्यकता है 50% महिलाओं को जगह देने की। वीमेन एम्पावरमेंट का मेरे हिसाब से मतलब होता है कि इंडिपेंडेंसी। अगर आप वीमेन इंडिपेंडेंट हैं, स्पेशली फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हैं, देन उनको एम्पावरमेंट मिल जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकती हैं, अपनी लाइफ को वो प्रॉपर वे में डिसीजन लेके अब आगे बढ़ सकती हैं। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट हो तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बेटियों को एजुकेट करें, उनको किसी भी तरीके से फेयर फैक्टर से बचाएं, उसको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको एजुकेट करें एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। एक बात मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, कि मैंने अपने डे टू डे प्रैक्टिस में ये चीज़ वॉच की है कि ना फीमेल्स जो होती हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरलेस होती हैं। होता है कि अपनी फैमिली के लिए इतना डेडिकेटेड हो जाती है, अपने हस्बैंड के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने बच्चों के लिए इतने हेल्थ को लेकर इतनी डेडिकेटेड होती हैं कि वो अपने को भूल जाती हैं, और उसका परिणाम उनको 40 के बाद उनको भुगतना पड़ता है, और तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। स्पेशली जो 40 के बाद 45 के बाद जब ईस्ट्रोजन हार्मोन जब सिक्रेशन कम होने लगता है तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली डिजीज़ होती है जो फीमेल्स को एक तरह से बैठा देती है, चलना फिरना बंद हो जाता है उनको। तो अगर आप शुरू से डाइट को ध्यान पे रखेंगे, शुरू से फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज हार्मोनल डिसबैलेंस 45 के बाद तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर अगर हम शुरू से उसको तैयारी कर लें, अगर हम 40 का अप्रोच कर रहे हैं और डाइट को हम ध्यान रखें, कैल्शियम रिच डाइट लें, एनीमिया ना हो, आयरन रिच डाइट लें, सारे मिनरल्स लें, फिजिकली एक्टिव रहें। यहाँ पर बहुत सारे योगा के इंस्ट्रक्टर यहाँ पर हैं। अगर योगा करते रहें तो हमें हार्मोनल चेंजेस के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं झेलने पड़ेंगे। सो सभी फीमेल से मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज आप सेंटर पॉइंट होती हैं फैमिली के। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ नहीं रहेगी, आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली खुश नहीं रह पाएगी। उन महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले अपनी शक्ति को खुद पहचानें, पहले शुरुआत अपने घर से करें। अगर उनके साथ घर में कुछ गलत होता है तो उसका विरोध करना सीखें, क्योंकि आज मैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हूँ मैंने ये देखा है कि हमेशा महिलाएं, हम बच्चियों को ही भी सिखाते हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है तो बेटा चुप कर जाओ, तुम सब्र कर लो। ये चीज़ हम शुरू से माँ बाप ही सिखाते हैं बेटियों को कि थोड़ी सी सब्र की भावना लाओ। अगर भाई से झगड़ा हो रहा है तो बहन को ही समझौता करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत हमको ये प्रथा तोड़नी होगी। हमको अपनी बेटियों को समझाना है कि गलत का साथ कभी मत दो। आप डांस सिखाती हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को डांस नहीं सिखाना चाहते हैं, लड़कियों को इस क्षेत्र में नहीं निकालना चाहते, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है हमारी फील्ड में। मैं जैसे इवेंट्स करती हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होता है, हमें बहुत लेट हो जाता है, इवेंट ख़त्म होता है 12 बज गया, 11 बज गया। तो बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो मेरे अंडर जाते हैं इवेंट करने, तो उनका यही होता है कि मैम दीदी मुझे बहुत लेट हो गया है और मम्मी डांटेंगी या भाई डांटेगा। भाई क्यों डांटोगे, हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना, आप भी तो काम ही कर रहे हो। तो आई वुड जस्ट से कि जो भी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं वो डांस को और इवेंट लाइन को भी और प्लेटफॉर्म्स की तरह ही देखें कि ये भी हमारा एक काम है और इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे कि आप एजुकेशन और बाकी फील्ड्स को बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखते हो कि अरे मेरा बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, रात तक पढ़ाई कर रहा है। अगर वही बच्चा कहीं डांस करने जा रहा है, किसी इवेंट में जा रहा है, तो वो गलत क्यों है? वो भी तो अपनी मेहनत ही कर रहा है ना, अपनी मेहनत से ही पैसे कमा रहा है। तो आई वुड जस्ट से कि इस चीज़ को भी सबको इक्वल नज़र से देखना चाहिए। और दूसरी चीज़, डांस कोई बुरी चीज़ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, एक कला है, हर कोई नहीं कर सकता है वो, इट्स अ गॉड गिफ्ट। और अगर जैसे हम सब सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, तो जो चीज़ भगवान ने दी है हम उस पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कहा जाता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
हम श्रद्धा और पूजनीय बन के नहीं रहना चाहते। हमें बराबरी का हक चाहिए, हमें ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाए, हमें वो अधिकार चाहिए। हमें नवरात्र के दिनों में हमारी बच्चियों को पूजा जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं और बाकी दिनों में उन्हीं को गलत निगाहों से देखा जाता है। हमें इससे मुक्त एक समाज चाहिए जहां हमारी बच्चियों को अब बच्चों के बराबर ही प्यार से हक मिले और उनको वो निर्भीक एक समाज मिले जहां वो अपने जीवन का निर्वहन कर सकें और आगे बढ़ सकें। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आज मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ और बड़े सौभाग्य की बात है कि लगभग 20 साल से मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हूँ। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें आपको सिर्फ आपकी चीज़ें लगनी है, आपका श्रम, आपकी मेहनत, आपका समय और आपका धन भी, लेकिन वो मैंने लगाया और मुझे खुशी है। बहुत से लोग इस जिम्मेदारी से भागते हैं। मैं जब अपने विद्यालय में गई तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हैंडपम्प के साथ पूरा मैदान मिला था। वहाँ की एक एक ईंट मैंने रखी है। यहाँ तक कि आज हमारे विद्यालय में 272 बच्चे हैं और 8 लोगों का स्टाफ है। इतना बड़ा स्टाफ हो गया है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने या हमारे ससुराल वालों ने, कह लीजिए कि सबने साथ दिया, अगर ये साथ हर लड़की को मिले तो निश्चित रूप से वो जीवन में ज़रूर वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। महिलाएं एक ऐसी हैं, घर और बाहर दोनों मैनेज कर सकती हैं। पुरुष हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन महिलाओं को खुद के लिए भी, पुरुष के लिए भी, समाज के लिए भी, और महिलाएं ही ये कर सकती है। मैं खुद अपनी बेटियों को लेके ऑफिस, स्कूल, घर, हस्बैंड के लिए, रेल मंत्रालय, हर जगह मैं खुद जाती हूँ। और जो भी लोग मुझे पहले इस तरह से नज़रअंदाज किए, वो कहते हैं 20 साल पहले वाली रंजना सिंह नहीं है। मुझे खुशी होती है, मैं बोलती हूँ। जो महिलाएं इस तरह सोचती, घर में रहती है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कल पूरा दिन काम की, आज भी मैं काम करके फिर यहाँ आई हूँ, फिर मैं जाऊँगी 8 बजे से 1 बजे रात तक घर का काम करूँगी। और बेटियों के लिए भी, मेरी बेटी जहाँ भी, जैसे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूरत है, मैं वहाँ लेके जाती हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए माँ, पत्नी ही आगे आएंगी, तभी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और महिलाएं एक हिम्मत वाली ही है जो कहीं भी किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं होती हैं, चाहे कोई भी हो जाए। अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी आगे वही बढ़ती हैं। मुश्किल तो बहुत होता है, मगर फिर भी हम लोग गार्जियंस को बुलाते हैं, ठीक है। बुलाने के बाद समझाते हैं कि इतना बच्चा पढ़ जाए कि अपने हक की लड़ाई लड़ ले। अपना जैसे महिला शक्ति की बात करते हैं ना, कि जिनको अपनी शक्तियों के बारे में ही नहीं पता है, बस उनको कहना अच्छा आप पढ़ लें, शादी कर लेंगे। आज भी मैं 14 साल 15 साल की एज में बच्ची 8 पास हो OTC लेने आ रही, शादी हो गई। तो हम लोग गार्जियंस को क्यों शादी कर दी इतनी जल्दी? तो कहते हैं कि हमारे पास और कोई जरिया नहीं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो ग्रामीण में महिलाएं हैं, उनके आत्मविश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जब हम उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे तो वो अपने बच्चों को प्रेरित करेंगी पढ़ने के लिए, अपनी बेटियों को प्रेरित करेंगी। तो जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम महिलाओं को बुलाएं, उनकी मम्मियों को बुलाएं। तो जब वो आएंगी तो वो उस चीज़ को समझेंगी कि हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास उनका ये रहे कि वो विद्यालय भेजें। और जब बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो हम उन बच्चियों को ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि बेटा आपको पढ़ना है और आपको कुछ करना है। हमें उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है, और हम वही काम हम लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा हाथ मेरी मदर का रहा है। वो भी महिला थी और उस समय की BSc पास थी, और वो चाहती थी, वो खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे को प्रेरित किया, जिससे कि मेरा सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद मैं इस क्षेत्र में आई, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई कि जब मैंने पेशेंट्स के साथ में अपना मेरा इंटरेक्शन होता था, उनका ट्रीटमेंट करती थी। जैसे मान लीजिए मैंने डिलीवरी कराई, डिलीवरी के बाद भी जो माँ की फेस होता है, उसके इंप्रेशन इतने अच्छे होते हैं जो इतना सुकून देते हैं। तो ये काम मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मेरे को अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। ये तो हम सपोर्ट की बात करें कि हमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती या कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो वो तो हर फैमिली में सबके साथ है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे और सोचेंगे कि अपने हक के लिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार भी नहीं कह सकते। आपकी खुद की शक्ति है, आपकी खुद के अंदर हिम्मत है, तो आप लड़के आगे बढ़िए। नहीं तो फिर आपको जहां आप जी रहे हैं आपको फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। सी है, मैं एक छोटे से गांव चौरी चौरा से बिलोंग करती हूँ, विच इज़ लोकेटेड नियर टू गोरखपुर। सो मैं अपने इस विमेन डे में मैं अपने लाइफ की छोटी सी जर्नी को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने उन सारे लोग के बारे में सुना, और डेफिनेटली ये सारे लोग अपने लाइफ के जो भी इश्यूज़ है, बिकॉज वी आर जैसे लेडी विमेन,
तो हमने बहुत चीज़ें फेस की है, तब हमने अपने लाइफ में एक जो भी गोल है उसको अचीव किया है। तो सेम थिंग मेरे भी लाइफ में रहा है। मैं क्लास 7 से ही होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी, एंड देन बिकॉज मेरा फाइनेंशियल इशू जो बहुत ज़्यादा था, मेरे घर का स्थिति नहीं था कि मेरे फादर अफोर्ड कर सके। और आई एम वेरी पैसिनेटेड टू जस्ट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाने के लिए बहुत क्यूरियस थी, लेकिन इस इंडस्ट्री, प्रोफेशनल इंडस्ट्री जाने के लिए नॉर्मल नहीं है, बिकॉज एक नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। फाली सिंह, मैं बीएड की छात्रा हूँ और मैं साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। और मेरा एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं हर दिन नए लोगों से मिलती हूँ। तो मैं बस लड़कियों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो हर समय अलर्ट रहें, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर हम जब तक खुद अलर्ट मोड पर नहीं रहेंगे तो लोग हमें ऐसे दबाकर आगे चले जाएंगे। तो इसलिए बस महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बस इतना ही करें कि अलर्ट मोड पर रहें और अपना काम करते रहें। सेफ रहेंगी लड़कियां ऐसे अलर्ट मोड पर रहकर। मेरा कहना ये रहता है कि जो बच्चे हैं, हम चूँकि उनकी नींव बनाते हैं, तो अगर नींव अच्छी होगी तो इमारत अपने आप अच्छी बन जाएगी। इसलिए लड़कियों में जैसे हम लड़कों में तर्क शक्ति डेवलप करते हैं, लड़कियों में भी हम बचपन से ही तर्क करने की शक्ति डेवलप करें। जब बच्चे तर्क करेंगे तो अपना अच्छा बुरा अपने तर्कों के से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ वो या जब अपने बारे में बोलना ही नहीं जानेंगे, समझना ही नहीं जानेंगे, तो वो करेंगे क्या। दूसरी बात, मैं चूँकि अभिभावकों से बहुत जुड़ी रहती हूँ, इसलिए अधिकतर मैं महिलाओं और उनके पुरुषों मतलब पिताजी लोगों से बात करती रहती हूँ। तो मैं उनको हमेशा ही बात कहती हूँ कि उनकी पहली बात तो पढ़ाई ना छुड़वाएं। दूसरी बात, शादी तो सबकी होनी है, शादी में जल्दबाजी ना करें। उनको भी जो करना चाहती हैं उनके इच्छाओं को समझने की कोशिश करें, उनको भी मौका दें। मंच है चकाचौंध वाली, तो जब भी कोई लड़कियां आती हैं वो फिल्म देख कर आती हैं कि हमें हीरोइन बनना है, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाना बस हमारा होता है कि उधर ना भटको, तुम्हें क्या पाना है और क्या चाहती हो। यहाँ से हम थिएटर से सिर्फ हीरोइन बनने तक का नहीं, लेकिन हम समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, हम सही शिक्षा देते हैं। तो उसके लिए हम उनको थोड़ी सी शिक्षा देते हैं, थोड़ा उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, बच्चों को सही लाइन देते हैं, लड़कियों को, बच्चियों को, तो उससे वो सही दिशा में जाएं और जो भी सीखें अच्छा सीखें। हाँ मैम, जो लड़कियां हैं, जैसे मैं पहले उनसे बिल्कुल मिक्सअप होके बात करती हूँ, उनके क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उस हिसाब से बात करने के बाद में फिर उन बच्चों को अगर लगता है कि उनके गार्जियन से बात करनी है तो उनके अभिभावक को बुला करके उनको समझाते हैं कि बच्चा आपका पढ़ना चाहता है, आप इसे पढ़ाइए। देखिए आज मेरे माता पिता ने पढ़ाया तो मैं इस जगह पर हूँ। और रही बात जैसे स्कूल की होती है तो उनको बताते हैं कि आप इस स्कूल में करा दीजिएगा। उनके गार्जियन को मतलब संतुष्ट कर देते हैं, तो फिर वो लोग बच्चों की शिक्षा या बच्चों के बारे में सोचते हैं। मैम असल में मेरी पैदाइश गांव में हुई, मैं पली बड़ी भी गांव में, और मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा। अपना ही नहीं, अपना मैं तो छोटी थी, मैंने अपने माता पिता का संघर्ष देखा कि गांव में हमें 12वीं पास करना मुश्किल हो गया कि इतने बड़े हो गए ये लोग, इनकी शादी करो शादी करो। और आज भी बहुत हमारा देश आगे बढ़ गया, हमारे समाज में महिलाएं आगे बढ़ गई, पर जो गांव की स्थिति अभी भी मैं कहूँ कि जिधर मैं काम करती हूँ, हम लोग को बहुत ज़्यादा वहाँ जा कर के काम करना पड़ता है। सोसाइटी वहाँ के पेरेंट्स जिनका गांव देहात से रहना अनपढ़ है जो, और इस तरह से जा कर के कि बच्चियाँ खाना बना के आएँ तब स्कूल आने पाती हैं, नहीं तो नहीं आने पाती। तो ये सब चीज़ें देख के कष्ट होता है, अपना टाइम याद आता रहता है। तो उससे हम लोग एक अच्छा काम कर पाते हैं कि जैसे हम निकले, हम किस ज़माने से निकल आए, तो आज तो समय बहुत बदल गया है। नारी सशक्तिकरण वास्तव में सिर्फ एक विचार है, अरे भाई, और वो विचार तब तक विचार ही रहेगा जब तक उसको व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। किसी विचार की परिकल्पना करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन होना अति आवश्यक है। इसमें मैं देखती हूँ कि आज भी आवश्यकता है इस बात की नितांत आवश्यकता है कि
हमारी बेटियों को समान अवसर मिले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अमृत विचार परिवार की तरफ से, अमृत विचार लखनऊ परिवार की तरफ से हम लोगों ने शहर के सामाजिक कल्याण कार्यों में लगी कुछ महिलाओं को आमंत्रित किया, उनके उद्गार भी सुने। चूँकि 8 मार्च को होली के अवकाश की वजह से कार्यालय बंद हैं, इसलिए हम लोगों ने 8 मार्च से पहले ही ऐसा आयोजन करने का एक सफल प्रयास किया है। आज के आयोजन में जो अतिथि महिला आई हुई थी, उनका उद्बोधन नारी सशक्तिकरण, महिला उत्थान पर आधारित रहा। कुछ वक्ताओं ने पूरे मनोयोग से स्त्री शक्ति की विचारधारा को व्यापक स्वरूप देने पे दृष्टिपात किया, और कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो समाज के जो अंतिम लाइन में खड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया। कुल मिलाकर आज का अमृत विचार परिवार का यह कार्यक्रम यह बताने के लिए काफ़ी है कि महिलाओं में जागरूकता है। महिलाएं विकास के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो, चाहे वह समाज वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वह कला संस्कृति का हो, चाहे वह सामाजिक कल्याण का हो, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने को आतुर हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर हैं। और ऐसा देख करके लगा कि उनमें जो जज्बा है समाज में कुछ अच्छा कर गुजरने का, वह आज हमें अमृत विचार के माध्यम से, अमृत विचार लखनऊ के माध्यम से यहाँ दिखाई दिया। आज का आयोजन सफल रहा, इसके लिए अमृत विचार की पूरी टीम के साथ साथ आई हुई अतिथि महिलाओं का भी हम तहे दिल से धन्यवाद दें।